जरा कल्पना कीजिए, एक कमरे में कोई इंसान बिल्कुल शांत बैठा है। वो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई हरकत भी नहीं कर रहा, बस उसके मन के भीतर एक बहुत ही तीव्र विचार या कह लीजिए कोई गहरी भावना चल रही है। अच्छा। और ठीक उसी समय उस कमरे के दूसरे कोने में रखी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के डेटा में अचानक से बदलाव आने लगता है। अरे वाह। हाँ, और भौतिकी का कोई भी सामान्य नियम इस बात को समझा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं समझा सकता। लेकिन अगर एक अदृश्य सोच किसी मशीन के सर्किट को इस तरह प्रभावित कर सकती है, तो जरा सोचिए कि हमारी गहरी भावनाएं, हमारा गुस्सा या किसी के लिए दिल से निकला आशीर्वाद इस पूरे ब्रह्मांड में क्या कुछ बदल रहा होगा। देखिए, ये एक ऐसा विचार है जो आधुनिक विज्ञान की जो स्थापित सीमाएं हैं ना, उनको सीधे तौर पे चुनौती देता है। जी। लंबे समय तक विज्ञान ने इसी बात पे जोर दिया है कि दुनिया को केवल उसी चीज से समझा जा सकता है जिसे नापा जा सके या तौला जा सके। सही बात है। लेकिन जब भावनाओं या चेतना की बात आती है तो ये पुराने पैमाने काम नहीं आते। असर तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो पकड़ में नहीं आता। और हमारी आज की इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो यही रहस्य है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम प्रमोद भट्ट की 2026 की एक बेहद दिलचस्प शोध रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। बहुत ही अहम रिपोर्ट है। जी, इस रिपोर्ट का शीर्षक है ऊर्जा, भावना और ब्रह्मांड। जी। ये शोध एक बहुत ही सीधा लेकिन उलझावा सवाल पूछता है। क्या मानवीय भावनाओं, आशीर्वाद, बद्दुआ और हमारे इरादों के पीछे कोई वास्तविक वैज्ञानिक या ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम कर रही है? बिल्कुल। और ये विषय केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं है, इसमें क्वांटम फिजिक्स, मनोविज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान भी शामिल है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट की गहराई इसी बात में है कि यह किसी एक नजरिए पर निर्भर नहीं है। यह इस बात की पूरी पड़ताल करती है कि कैसे एक अदृश्य भावना एक भौतिक वास्तविकता में बदल जाती है। तो शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब मन में कोई बहुत गहरी इच्छा जन्म लेती है। रिपोर्ट में डैनियल गोलमैन और रॉबिन शर्मा के काम का संदर्भ दिया गया है। हाँ, भारतीय दर्शन की जो संकल्प शक्ति है उसका जिक्र है। बिल्कुल। कहा गया है कि शुद्ध भावना से किए गए संकल्प से परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक विचार भौतिक दुनिया को कैसे बदल सकता है? इस प्रक्रिया को समझने के लिए ना रिपोर्ट में सोग्याल रिनपोचे के काम का विश्लेषण किया गया है। अच्छा। उन्होंने कार्मिक रिपनिंग के सिद्धांत को बहुत तार्किक ढंग से समझाया है। अमूमन हम क्या सोचते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ कोई शारीरिक काम करना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन तिब्बती बौद्ध परंपरा में एक बहुत मजबूत इरादा या विचार भी ऊर्जा का एक विस्फोट माना जाता है। मतलब सिर्फ सोचना भी एक कर्म है? जी। जब कोई विचार पूरी शिद्दत से किया जाता है तो वो सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स तक सीमित नहीं रहता। वो मुक्त होकर ब्रह्मांड के ताने बाने में एक कार्मिक इम्प्रिंट यानी एक छाप छोड़ देता है। एक छाप, ये सुनने में थोड़ा अमूर्त लग रहा है। एक छाप का असल में क्या मतलब है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे जमीन में कोई बीज बोया गया हो। बीज बोने के अगले ही दिन तो पेड़ नहीं उग जाता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बीज तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक उसे सही मात्रा में पानी, धूप और मिट्टी का तापमान नहीं मिल जाता। अच्छा। ठीक इसी तरह वो विचार या वो ऊर्जा ब्रह्मांड में तब तक सुरक्षित रहती है जब तक कि उसे भौतिक रूप लेने के लिए सटीक परिस्थितियां नहीं मिल जाती। ओहो। और जब समय और परिस्थितियां उस ऊर्जा के अनुकूल हो जाती हैं तब वो परिणाम के रूप में सामने आती है। इसी सटीक समय को कार्मिक रिपनिंग कहा जाता है। मैं यहाँ थोड़ा काउंटर करूंगी। हाँ। ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान में ऐसा कोई सिद्धांत है जो ये मानता हो कि प्रकृति इस तरह की अदृश्य जानकारियों को सहेज कर रख सकती है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जीव विज्ञान का एक पूरा क्षेत्र इसी दिशा में काम कर रहा है। सच में? हाँ। रूपर्ट शेल्ड्रेक, जो एक बहुत प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हैं, उन्होंने मॉर्फिक फील्ड का सिद्धांत दिया है। मॉर्फिक फील्ड? उनका मानना है कि प्रकृति केवल डीएनए या रसायनों से नहीं चलती। प्रकृति में एक अदृश्य रेजोनेंस या गूंज होती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां ब्रह्मांड की हर प्रजाति, हर विचार की स्मृति दर्ज होती है। तो क्या हम इस मॉर्फिक फील्ड की तुलना ब्रह्मांड के एक क्लाउड स्टोरेज से कर सकते हैं? जहां हमारी हर सच्ची भावना हर सेकंड अपलोड होती रहती है और सही नेटवर्क मिलने पर डाउनलोड यानी कार्मिक रिपनिंग हो जाती है। क्लाउड स्टोरेज एक बहुत अच्छा रूपक है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा जीवंत है। अच्छा।
देखिए, क्लाउड स्टोरेज तो एक मृत सर्वर है, जबकि मॉर्फिक फील्ड एक धड़कता हुआ परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है। ये ऐसा है जैसे एक कमरे में कई गिटार रखे हों। अगर एक गिटार का तार छिड़ा जाए तो उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट दूसरे गिटार के तार अपने आप कंपन करने लगते हैं। अरे वाह! इसे ही रेजोनेंस कहते हैं। और यही रिपोर्ट एक बहुत गहरी बात कहती है कि जेन्युइननेस ही किसी भी इंटेंशन की असली शक्ति है। यानी अगर किसी भावना में प्रामाणिकता या सच्चाई नहीं है तो वो तार कंपनी पैदा नहीं करेगा। बिल्कुल। बनावटी विचार या सिर्फ ऊपरी मन से की गई कामनाएं उस स्तर की फ्रीक्वेंसी पैदा ही नहीं कर पाती जो मॉर्फिक फील्ड में कोई छाप छोड़ सके। सही कहा। सच्चाई ही वो ईंधन है जो इस संकल्प शक्ति को सक्रिय करता है। अगर ऐसा है, अगर हर सच्ची भावना इस विशाल नेटवर्क में दर्ज हो रही है तो फिर नकारात्मक भावनाओं का क्या होता है? मान लीजिए सड़क पर गाड़ी चलाते हुए किसी ने आगे कट मार दिया और दूसरे व्यक्ति ने सच्चे दिल से कोई भयंकर बद्दुआ दे दी, तो क्या वो भी वैसे ही काम करेगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या इस ब्रह्मांडीय सिस्टम में कोई फिल्टर लगा है जो ये तय करे कि कौन सी भावना काम करेगी और कौन सी नहीं? देखिए, ब्रह्मांडीय न्याय का अपना एक बहुत ही जटिल वैलिडेशन सिस्टम है। और यही वो जगह है जहां दार्शनिक मान्यताएं बहुत अहम हो जाती हैं। अच्छा। रिपोर्ट में इस्लामी विचारधारा का एक बहुत सटीक संदर्भ है, दुआए मजलूम, यानी पीड़ित की दुआ। जी। अल बुखारी की हदीस के अनुसार जब कोई ऐसा व्यक्ति बद्दुआ करता है जिस पर सच में जुल्म हुआ हो तो उसके और ब्रह्मांडीय स्रोत के बीच कोई पर्दा नहीं होता। तो इसके पीछे का विज्ञान या तर्क क्या हो सकता है? तर्क वही फ्रीक्वेंसी और प्रामाणिकता का है। एक पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा वास्तविक है। हाँ, उसमें कोई दिखावा नहीं है। बिल्कुल। उस आह में कोई अहंकार या रोजमर्रा की चिढ़ नहीं होती। वो दर्द की चरम सीमा से निकली एक विशुद्ध ऊर्जा है। ब्रह्मांड उस पीड़ा की जेन्युइननेस को पहचान लेता है। रोजमर्रा के छोटे मोटे झगड़ों से पैदा हुई बद्दुआ में वो ऊर्जा घनत्व होता ही नहीं है। लेकिन एक और परिदृश्य लेते हैं। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष है और कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ नफरत के कारण उसे बर्बाद करने की बद्दुआ दे? उस स्थिति में क्या होता है? क्या वो एक गलत पते पर भेजे गए कुरियर की तरह है जो रिटर्न टू सेंडर हो जाता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हिंदू दर्शन, विशेष रूप से मनुस्मृति में इसका बहुत वैज्ञानिक वर्णन है। अच्छा। इसके अनुसार यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा फेंकी जाती है तो वो ऊर्जा अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भौतिकी के नियम की तरह ही ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक रिसेप्टर की जरूरत होती है। ओहो, यानी अगर कोई निर्दोष है तो उसके पास उस विशेष नकारात्मक फ्रीक्वेंसी को कैच करने वाला कोई एंटेना ही नहीं है। सही कहा। और जब उस ऊर्जा को कोई रिसीवर नहीं मिलता तो वो नष्ट नहीं होती। क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। बिल्कुल। वो एक बुमरैंग की तरह वापस उसी स्रोत की ओर लौट आती है जहां से वो पैदा हुई थी। इंसान कुछ भी दावा करे, लेकिन ब्रह्मांडीय व्यवस्था भावना के मूल सत्य पर काम करती है। और यहीं पर मुझे लगता है कि मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत जुड़ता है, नोसिबो इफेक्ट। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति ये मान ले कि उस पर किसी बद्दुआ का असर हो रहा है तो कहानी बदल जाती है ना? ये मनोविज्ञान का सबसे डरावना पहलू है। बेनेडिटी का 2007 का शोध नोसिबो इफेक्ट को विस्तार से समझाता है। ये प्लेसिबो का ठीक उल्टा है ना? एकदम उल्टा। इसमें ऊर्जा बाहर से नहीं आ रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी नकारात्मक संकेत को लेकर मन में गहरा डर बैठा ले और मान ले कि उसका बुरा होने वाला है, तो क्या होता है? तो उसका अपना मस्तिष्क उसके शरीर के खिलाफ काम करने लगता है। बाप रे! इसका शारीरिक स्तर पर क्या प्रभाव होता है? जैसे ही दिमाग उस डर को सच मानता है, शरीर का एमिगडाला, जो कि खतरे का अलार्म है, वो बजने लगता है। शरीर में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव के हार्मोन का सैलाब आ जाता है। हृदय गति बेकाबू हो जाती है, इम्यूनिटी गिरने लगती है। मतलब सिर्फ एक विश्वास शरीर को नष्ट कर सकता है। जी, यहाँ ब्रह्मांड ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इंसान ने खुद अपने विश्वास से उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर पैदा कर लिया। यानी ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि अभी हमने देखा कि पीड़ित की शक्तिशाली है और निर्दोष पर फेंकी गई बद्दुआ वापस लौट आती है। तो क्या आशीर्वाद और बद्दुआ दोनों अलग-अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं? अगर हम भौतिकी के नजरिए से देखें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने जो सिद्धांत दिए हैं वे बताते हैं कि ऊर्जा हमेशा तटस्थ या न्यूट्रल होती है।
ऊर्जा का अपना कोई नैतिक कंपास नहीं होता। यानी ऊर्जा बिजली की तरह है, जिससे आप घर भी रोशन कर सकते हैं और किसी को शॉक भी दे सकते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने स्विच किस दिशा में घुमाया है। जी, बिजली खुद यह तय नहीं करती कि उसे जीवन देना है या मृत्यु। जो व्यक्ति स्विच दबा रहा है, उसकी नियत तय करती है। रिपोर्ट में हेनरिक जिमर की पुस्तक का जिक्र है, जो कहती है कि शक्ति केवल एक ही है, लेकिन उसकी दो अभिव्यक्तियां हैं, विद्या जो रचनात्मक है और अविद्या जो विनाशकारी है। तो इंसान का इरादा ही वो स्विच है। इसे बौद्ध दर्शन में बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझाया गया है। भगवान बुद्ध ने चेतना शब्द का उपयोग किया है। चेतना यानी इरादा? हाँ, उनके अनुसार इरादा ही असल कर्म है। ऊर्जा तटस्थ है, नियत उसे दिशा देती है। और सूफी परंपरा में भी कुछ ऐसा ही है ना? बिल्कुल। सूफी परंपरा में माना जाता है कि सब कुछ एक ही नूर यानी दिव्य प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। चाहे वो आशीर्वाद हो या बद्दुआ, दोनों एक ही स्रोत की ऊर्जाएं हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। जी। पूछिए। अगर इरादों में सचमुच भौतिकी की बिजली जैसी ऊर्जा है जो इतनी शक्तिशाली है, तो विज्ञान के पास इसे मापने के लिए कोई मीटर क्यों नहीं है? किसी लैब में इस ऊर्जा को किसी स्क्रीन पर ऊपर नीचे होते हुए क्यों नहीं देखा जा सकता? देखिए, ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि विज्ञान कोशिश नहीं कर रहा है। अच्छा। फ्रंटियर साइंस अब इस सूक्ष्म ऊर्जा को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उदाहरण के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ने आधिकारिक तौर पर बायोफील्ड शब्द को मान्यता दी है। ये बायोफील्ड असल में क्या है? ये शरीर के चारों ओर मौजूद एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारी भावनाओं से लगातार बदलता रहता है। इसे मापने के कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रयोग हुए हैं। रिपोर्ट में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की पियर लैब का जिक्र है। पियर लैब? हाँ, रॉबर्ट जॉन और उनकी टीम ने लगभग 3 दशकों तक रैंडम इवेंट जनरेटर्स पर प्रयोग किए। ये जनरेटर कैसे काम करते हैं? इसे एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्के की तरह समझिए जो प्रति सेकंड हजारों बार उछाला जा रहा है। तो हेड और टेल आने की संभावना 50-50% होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शोधकर्ताओं ने लोगों को इन मशीनों के सामने बिठाया और कहा कि वो सिर्फ अपने इरादे का उपयोग करके इस 50-50 के अनुपात को बदलने की कोशिश करें। अरे, तो परिणाम क्या रहे? परिणामों ने सबको चौंका दिया। जब लोगों ने संकल्प शक्ति केंद्रित की तो डेटा सचमुच 50-50 के अनुपात से भटक गया। क्या बात कर रहे हैं? जी, ये भटकाव सूक्ष्म था, लेकिन सांख्यिकी रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि उसे इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। लेकिन प्रिंसटन लैब के परिणाम तो विवादास्पद रहे थे ना? हाँ, कई मुख्यधारा के वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि विज्ञान अभी भी सही थर्मोमीटर ढूंढ रहा है? आखिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की खोज नहीं हुई थी, तब भी तो वो मौजूद थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। माप के उपकरण ना होना किसी चीज के अस्तित्व का अभाव नहीं है। बिल्कुल। और विज्ञान नए उपकरण बना रहा है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का शोध देखिए। उन्होंने ईसीजी का उपयोग करके प्रमाणित किया है कि मानव हृदय का अपना एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या ये मस्तिष्क के क्षेत्र से अलग है? बहुत अलग और बहुत शक्तिशाली। हृदय का विद्युत क्षेत्र मस्तिष्क की तुलना में लगभग 60 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। यह शरीर के बाहर कई फीट तक फैलता है। कमाल है। रोलिन मैक्रेटी के शोध ने दिखाया कि जब कोई व्यक्ति गहरे प्रेम या करुणा की भावना से गुजरता है तो यह ऊर्जा क्षेत्र एक विशेष सुसंगतता पैदा करता है। सुसंगतता क्या होती है? क्या ये बाहर की चीजों को भी प्रभावित करता है? बिल्कुल। लैब में रखे डीएनए के भौतिक आकार तक को बदलते हुए देखा गया। डीएनए का आकार? जी। इसी तरह लिन मैकटैगार्ट ने द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट में दुनिया भर के लोगों को एक ही पानी के सैंपल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और परिणाम मापने योग्य थे। पानी की संरचना में बदलाव देखा गया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर भौतिक विज्ञान के उपकरण इस सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ने में बस सतह को छू पा रहे हैं, तो वो कौन सा उपकरण है जो इसे पूरी तरह समझ सकता है? क्या एआई ये काम कर पाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम एआई की बात करते हैं तो एमआईटी की रोजालिंड पिकार्ड का काम याद आता है। अफेक्टिव कंप्यूटिंग। हाँ, आज की मशीनें इंसान के चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ सकती हैं, पसीने और हृदय गति को मापकर बता सकती हैं कि व्यक्ति खुश है या नहीं। यानी मशीनें भावनाओं का डेटा इकट्ठा कर रही हैं। हाँ, लेकिन केवल डेटा।
मशीन भावनाओं की नकल कर सकती हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव नहीं कर सकती। एआई रेसिपी पढ़कर बता सकता है कि कितनी कैलोरी है, लेकिन वो भोजन का स्वाद नहीं ले सकता, क्योंकि एआई के पास जेन्युइननेस नहीं है। और चूंकि उसके पास प्रामाणिक इरादा नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा भी रिलीज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। मानवीय संपर्क एक जीवंत लूप है। इंसान दूसरे इंसान की ऊर्जा को महसूस करता है। इस ऊर्जा को प्रोसेस करने का एकमात्र उपकरण शायद हमारा अपना इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो डैनियल गोलमैन ने 1995 में कहा था, खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता। हाँ, विज्ञान बाहर मशीनों में वो थर्मामीटर ढूंढ रहा है जो असल में हमारे भीतर ही मौजूद है। तो अगर इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड का न्याय तंत्र प्रामाणिकता पर काम करता है। जी। ऊर्जा अपने आप में तटस्थ है और विज्ञान धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ रहा है जहां हमारा अपना इमोशनल इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा। और ये बातचीत अभी अधूरी है। जैसे जैसे हमारा एआई विकसित होगा, हम इस नेटवर्क को और बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल। ये गहरी चर्चा सुनने वालों को खुद की भावनाओं की ताकत को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। सही बात है। इस विश्लेषण का समापन करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। जी बताइए। यदि हमारी हर सच्ची भावना और इरादा ब्रह्मांड के उस मॉर्फिक फील्ड में एक स्थायी छाप छोड़ रहा है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी शिकायतें, अनकहे गुस्से या मौन आशीर्वाद ब्रह्मांड के इस डेटाबेस में हमारा कैसा डिजिटल फुटप्रिंट तैयार कर रहे हैं? बहुत गहरी बात है। क्या हम अनजाने में अपनी ही दुनिया का एल्गोरिदम बदल रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।